Hi, hello, good morning, dear students. Today we are going to discuss about class 7, our history, lesson 1, tracing changes through 1,000 years, part 1. Let's go ahead. Take a look at maps 1 and 2. This is map 1, and this is a part of world in which India is shown like this, and this is present Sri Lanka. We can see that Sri Lanka is in north side, but in nowadays whenever we see the maps, Sri Lanka is situated in the south of the India. But this is a map 1. Map 1 was made in 1154 by the Arab geographer Al-Idrisi. The section produced here in a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड के मैप से एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है जिसमें मतलब आपका भारत है. तो मैंने दिखाया कि वो मैप कैसा है. Map 2 was made in the 1720 by a French cartographer. The two maps are quite different. Take a look at map 2. This is a map 2 which is quite similar to the map which we have nowadays. This is India and this is Sri Lanka, which is similar to the present day map, but this is very different from the map 1. In map 1 the Sri Lanka is in the north side, but in map 2 Sri Lanka is in the south side, which is similar to the map of the nowadays. The same area, the two maps are quite different. आपने देखा कि दोनों मैप कितने एक दूसरे से अलग हैं. दे आर ऑफ द सेम एरिया, जबकि वो दोनों एक ही एरिया के मैप हैं, वो दोनों इंडिया के ही मैप हैं. इन अल अदृसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. अल अदृसी की मैप यानी कि मैप 1 में श्रीलंका वहाँ पे है जहाँ पे हम अभी नॉर्थ भारत को पाते हैं. श्रीलंका इज आइसलैंड एट टॉप, प्लेस नेम्स मार्क्ड इन अरेबिक. Names marked in Arabic, and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1. Map 2 जो है Map 1 के बनने के 600 साल बाद बनी, during which time information about the subcontinent had changed considerably. और इस दौरान बहुत सारे चेंजेज हुए समय के साथ. दिस मैप सीम्स मोर सिमिलर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन द पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल. और ये जो दूसरा मैप है ये बहुत ही फेमिलियर है, बहुत ही परिचित है. दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज. और ये मैप जो है यूरोपीय नाविक और व्यापारियों के द्वारा
अपने यात्रा के लिए यूज किए जाते थे। इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ द कार्टोग्राफी डिफरेंट इन 2 पीरियड्स। और ये भी हो सकता है कि जो मानचित्र का जो विज्ञान था वो दोनों काल में एक दूसरे से बहुत ही अलग रहे होंगे। When historians read documents, maps and the next from the past, they have to sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. New and old terminologies, नए और पुराने शब्द। If the context in which information is produced changes with time, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका इंफॉर्मेशन सूचना दिया गया है वो जो है समय के साथ बदल जाती है। What about the language and meanings? Historical records exist in a variety of language which have changed considerably over years. किसी भी भाषा में समय के दौरान जो है बहुत ही बदलाव होती है। मिडेवल पर्शियन, मध्य फारसी फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पार्शियन। मध्य फारसी जो है आधुनिक फारसी से अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंजेस ओवर टाइम। केवल उसके अर्थ और शब्दकोश में बदलाव नहीं आता है बल्कि समय के साथ उन शब्दों का मीनिंग भी बदल जाता है। फॉर एग्जांपल हम इस बात पे ध्यान देंगे, टेक अ टर्म हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान को ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, आज हम हिंदुस्तान को पूरे भारतवर्ष के ऐसा समझते हैं कि हिंदुस्तान सबसे पूरे भारत देश का बोध होता है। द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाय मिनहाज ई सिराज, जब 13वीं शताब्दी में मिनहाज ई सिराज के द्वारा हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया जा रहा था। अ क्रॉनिकलर हु रोट इन फारसी, जिन्होंने फारसी में लिखा है, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between गंगा एंड यमुना। तो उसका हिंदुस्तान सबसे मतलब पंजाब क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र और गंगा और यमुना के बसे क्षेत्र से था। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the दिल्ली सुल्तान। वह इस शब्द को राजनीतिक अर्थ में इस प्रकार यूज करता था कि जहाँ तक दिल्ली सुल्तान का जिस क्षेत्र तक सल्तनत हो। द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत। एरिया जो हिंदुस्तान शब्द में आते थे वो सल्तनत के विस्तार के साथ भी उसका मीनिंग बदलता गया। द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, और इस हिंदुस्तान शब्द में कभी भी साउथ भारत नहीं आया। बट बाई कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th century, यानी प्रारंभ के 16वीं शताब्दी में बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग दक्षिण भारत के भूगोल, वनस्पति और संस्कृति के लिए और यहाँ के निवासियों के लिए भी किया। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro. I have to remember that the Amir Khusro is the poet of 14th century. तो ये लगभग अमीर खुसरो द्वारा यूज किए गए शब्द हिंद के जैसा ही था। Will the idea of a geographical and the cultural entity
like India did exist. The term Hindustan didn't carry the political and the national meaning which we associate with it today. आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान शब्द का मतलब आज जो है वो उस समय नहीं था। समय के साथ हिंदुस्तान शब्द का मतलब भी बहुत बदल गया। पहले जब हिंदुस्तान शब्द का मतलब केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच बसे क्षेत्र से था, लेकिन आज हिंदुस्तान शब्द से पूरे भारतवर्ष का बोध होता है। तो आपने देखा कि कैसे जो है टाइम टू टाइम एक वर्ड का मीनिंग बदलता जाता है। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past track. For example, इतिहासकार को इस शब्दों के उपयोग में बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि आज वो जिन शब्दों का उपयोग करेंगे उसका पास्ट में कुछ और ही अर्थ था, या पास्ट में जिन शब्दों को वो अध्ययन कर रहे हैं उसका आज कुछ और ही अर्थ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। द टर्म फॉरनर, इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। फॉरनर का मतलब हम यही समझते हैं जो भारत के बाहर का हो। आज फॉरनर का मतलब यही होता है जो हमारे देश का ना हो। लेकिन इन द मिडेवल पीरियड ऑफ द फॉरनर, इन द मिडेवल पीरियड, मध्य युग के समय, फॉरनर was any stranger who appeared say in the village, someone who was not a part of that society or culture। लेकिन मध्य युग में फॉरनर का मतलब ये होता था कि एक अजनबी जिसका जो गांव में अचानक से अपीयर हुआ और जिसका उस गांव के सोसाइटी और कल्चर से कुछ संबंध नहीं हो, उसे हम वे फॉरनर कहते थे मध्य युग के समय। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। हिंदी में हम फॉरनर के लिए परदेसी कहा करते हैं। एंड इन पारसियन अजनबी, और फारसी में हम अजनबी कहते हैं। और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरनर। ठीक है, एक नगरवासी जो है एक गांववासी के लिए, जंगल में रहने वाले के लिए एक विदेशी है। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वे आर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर। लेकिन दो एक ही गांव में रहने वाले वासियों के लिए एक दूसरे के लिए फॉरनर नहीं है। इवन दाउ दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। जब यद्यपि उनके पास अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति है, फिर भी अलग अलग जाति और धर्म के होकर के भी अगर वो एक गांव के वासी हैं तो वो एक दूसरे के लिए फॉरनर नहीं है। लेकिन एक नगरवासी एक गांववासी के लिए एक फॉरनर कहा जाता था। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स। मतलब इतिहासकार और उनके इतिहास जानने का स्रोत, कहाँ से उन्हें इतिहास के बारे में पता चलता है। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। इतिहासकार के पास बहुत ही अलग अलग तरह के स्रोत होते हैं। वो सब डिपेंड करता है उस काल पे जिस काल का वो अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। In this book we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750। पिछले साल यानी कि कक्षा
6 में आपने गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के काल के बारे में पढ़ा, और इस साल यानी कि 7वीं कक्षा में आप 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक जो भी परिवर्तन हुए उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual record for information. वो अभी भी जो है सिक्के पर, अभिलेखों पर, इंस्क्रिप्शंस अभिलेखों पर, आर्किटेक्चर पर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड पर निर्भर थे। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय जो है लिखित रिकॉर्ड की संख्या अचानक से जो है बढ़ जाती है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और वो जो है जो सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, आर्किटेक्चर है, इनको धीरे धीरे जो है डिस्प्लेस कर देते हैं ये लिखित स्रोत। दाउ दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। चूँकि इस पीरियड में कागज़ जो है बहुत ही सस्ती और सब जगह अवेलेबल हो चुकी थी। पीपल यूज इट टू राइट हॉली टेक्स्ट, chronicles of the rulers, letters and teaching of saints, petitions and judicial records, and for register of the accounts and the taxes. पीपल जो है इसका उपयोग पवित्र ग्रंथ, शासकों के बारे में पत्र लिखने में, साधु संतों के उपदेश, अदालतों में और अकाउंट्स और कर के रजिस्टर के रूप में यूज किया करने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। धनी व्यक्तियों के द्वारा, शासकों के द्वारा जो है मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियाँ एकत्र की गई। दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्chives. These manuscripts and the documents provide a lot of detailed information to historians and they are also difficult to use. ये पांडुलिपियाँ इतिहासकार को बहुत सारी जानकारियाँ देती थी, लेकिन इनका उपयोग आसान नहीं था। There was no printing press in those days, so scribes copying manuscript by hand. उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कोई छापे खाने नहीं थी, इसलिए लोग जो हैं उसकी नकल, मूल कॉपी की नकल, किसी भी दस्तावेज़ का, किसी भी पांडुलिपि की जो नकल है वो अपने हाथों से ही करते थे। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, यानी कि पांडुलिपियों की जो नकल है वो अपने हाथों से ही करते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। और किसी के हाथ से लिखे हुए किसी चीज़ को समझना, सही चीज़ों को समझना, ये उतना आसान नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी दोस्त के लिखे हुए होमवर्क को अपने कॉपी में जब आप उसे कॉपी करते होंगे, नकल करते होंगे, तो कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आती होगी, तो वो आप अपनी सुविधानुसार अंदाज़ा ही लगा करके उसे आप लिख देते हो। फिर आपकी कॉपी की कोई और नकल करेगा, कोई और नकल करेगा, तो उस समय क्या होगा कि वो शब्द जो है मूल जो कॉपी थी आपकी दोस्त की उससे कहीं ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो यही दिक्कत होती थी इतिहासकारों को कि मूल कॉपी के
जो नकल होते थे, बहुत सारे नकल होते थे और उनमें भी बहुत सारे अंतर देखने को मिलते थे। तो एग्जैक्ट चीज़ का पता करना बहुत ही मुश्किल था और एग्जैक्ट चीज़ को पता करने के लिए वो एक पांडुलिपियों की सैकड़ों नकल को अध्ययन किया करते थे। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि आप अपने दोस्त की किए हुए नकल को होमवर्क को आप अपने जब खुद नकल करते हो तो आपको क्या दिक्कत होती है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गैस वर्ड इज रिटन। एज अ रिजल्ट देयर आर अ स्मॉल वर्ड सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर, और पांडुलिपियों का नकल भी कुछ इस तरह से ही था। As scribes copied manuscript, they also introduced a small changes, a word here, a sentence there. Their small differences grew over centuries of copying until manuscript of the, और इनकी छोटी छोटी बदलाव जो है शताब्दी दर शताब्दी बहुत बड़ी बदलाव हो जाती थी। जब until manuscript of the same text becomes substantially different from one another, जबकि एक ही पांडुलिपि की नकलों में जो कॉपी रहती थी उन्हीं में बहुत सारे अंतर हो जाते थे। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, और ये बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि आज के दिन हम उस लेखक के लिखे गए मूल पांडुलिपि को खोजना बहुत ही मुश्किल है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स, और वो हम लोग उनके नकल पे ही आश्रित हैं। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, और इसका परिणाम यह हुआ कि इतिहासकार को एक ही पांडुलिपिया का अध्ययन के लिए उसके बहुत सारे नकल को पढ़ना पड़ता है ताकि वो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है उसको पता कर सके सही से। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and the another version 2 years later. जियाउद्दीन बर्नी जो है 14वीं शताब्दी ने अपना क्रॉनिकल 1356 में लिखा था और 2 साल बाद वो उसका दूसरा वर्जन लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट द हिस्टोरियंस डिडंट नो अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1916, और 1960 तक उन्होंने नहीं जाना कि इसके मूल कॉपी भी उपलब्ध है। इट रिमेंड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, वो जो है एक बड़ी पुस्तकालय में दबी पड़ी मिली थी। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।